तो पीटीसी हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, पीटीसी का ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। व्हाट इज पीटीसी? पीटीसी इज फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी। उसके क्या क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, फंक्शंस क्या हैं पीटीसी के। देन इसके जो मेन रोल्स हैं इन ड्रग सेफ्टी एंड ड्रग एडवर्स इफेक्ट, एडीआर जिन्हें बोलते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ एडीआर, वो हमने कल डिटेल में पढ़ी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के बारे में। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होती है? जैसे कि मैंने कई बार पिछली जो क्लासेस थी उसमें हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के बारे में बताया होगा कि पीटीसी डिजाइन करती है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, जिसको फॉलो करते हैं हमारे जो मेडिकल स्टाफ होता है, फार्मासिस्ट होते हैं या और स्टाफ होता है, जिसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि ड्रग की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जा सके, है ना। ड्रग की कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसकी यूटिलिटी कैसे करनी है, वो सबको पता चल सके। तो ये जो फॉर्मूलरी है, आपको ये भी बताया कि कौन कौन मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स की टीम होती है पीटीसी जो मिलके ये डिजाइन करती है। इसमें बड़े टैलेंटेड एंड नॉलेजियस पर्सन होते हैं जो मिलके इसको डिजाइन करते हैं फॉर द सेफ डिलीवरी ऑफ द ड्रग। जो भी ड्रग है वो सेफली डिलीवर हो सके पेशेंट तक। ठीक है, पेशेंट तक हमें पहुंचाना है ताकि हमारा जो मेन टारगेट है, मेन मोटिव है पेशेंट केयर का, वो अचीव हो सके। सो ए हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज अ लिस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस। ठीक है, ये क्या है? एक लिस्ट है किसकी? ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस, जिसमें एंसिलरी इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, एंसिलरी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। दैट रिफ्लेक्ट्स द करंट क्लिनिकल एक्यूमेन ऑफ द मेडिकल स्टाफ। जो मेडिकल स्टाफ होता है उसको जो करंट क्लिनिकल एक्यूमेन है, करंट नॉलेज है, जो क्लिनिकल नॉलेज है उसको जो मिलनी चाहिए, उससे वो उसको इंट्रोड्यूस करवाती है। So the list is continuously revised to reflect the changes with respect to the use of new drugs or drugs for new indications. अब ये टाइम टू टाइम जो है रिवाइज होती रहती है ये लिस्ट। So there is an increased number of new drugs for various conditions in the market. अब देखो कई सारी नई ड्रग्स जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रही है ना। एंड ईच फार्मास्यूटिकल कंपनी विल ऑब्वियसली हाईलाइट द मेरिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब कोई भी कंपनी है वो अपने जो भी प्रोडक्ट्स बना रही है तो उसमें जो भी कुछ उसमें खासियत होगी, है ना, इम्पोर्टेंस होगी, मेरिट्स होंगे, उनको वो हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, हाईलाइट करते हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्ट सेल जो है वो इंक्रीज हो जाए, उनकी डिमांड बढ़े प्रोडक्ट की। So there may be as a consequence some bias in advertising or in the drug literature. The medical staff working through the pharmacy and therapeutic committee should therefore evaluate, appraise and select some drugs or drug products which are necessary to be constantly available in the hospital for patient care. अब देखो इतने सारे प्रोडक्ट्स में से जो लिस्ट, जो फॉर्मूलरी मतलब हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, मतलब कि वो लिस्ट जो है हॉस्पिटल में रहनी चाहिए, और ये उन ड्रग्स की लिस्ट बनाई जाती है जो मार्केट में ढेर सारी ड्रग्स में से सिलेक्टेड ड्रग्स होती हैं। ढेर सारी ड्रग्स का मतलब क्या? जैसे पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल के कई सारे ब्रांड है, प्रोप्राइटरी एज वेल एज नॉन प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी मींस ऑनरशिप जिनको मिली हुई है, पेटेंट मिले हुए हैं जिनको, है ना, और नॉन प्रोप्राइटरी जिनको अभी पेटेंट या जेनरिक मेडिसिन में वो आ जाते हैं। तो उनमें से कोई सिलेक्ट करके मेडिसिन जो है वो उस लिस्ट में ऐड कर ली जाती है। सो सम मेन पॉइंट्स आर गिवन हियर about the hospital formulary.
It is a compilation of selected drugs which should be available in the hospital. कुछ drugs select करके list बनाई है और जो कि hospital में हमेशा available होनी चाहिए. It contains sections on prescription writing, then diagnostic agents, reagents of biochemical and pathological investigations, then normal laboratory values, poison and their antidotes and first aid measures. अब इस लिस्ट में क्या कुछ इंक्लूडेड होता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है डिफरेंट सेक्शंस में, वो है कि प्रेस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, उसका परफॉर्मा गिवन होता है, डायग्नोस्टिक एजेंट्स कौन कौन से यूज करने हैं, रिएजेंट कौन कौन से यूज करने हैं फॉर केमिकल टेस्ट, कोई बायोकेमिकल टेस्ट करने हैं, है ना, पैथोलॉजिकल टेस्ट करनी है. आप जानते हो बायोकेमिस्ट्री में पढ़े हैं आपने, है ना, नॉर्मल एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट टेस्ट करने के लिए. देन नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यूज, स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या होनी चाहिए जिसके साथ कंपेयर करते हैं हम, जो वैल्यूज आती हैं अपने जो टेस्ट करवाते हैं उनकी. जैसे शुगर लेवल है वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं है, तो वो रेंज जो है that is included in this hospital formulary. Okay, समझ लगी है बात. Then poisons and their antidotes. अगर कोई ड्रग पॉइजनस एक्शन शो कर रही है तो उसका एंटीडोट क्या है, या कोई भी बाहर से कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है जिसने कोई भी पॉइजन ले लिया है किसी भी तरह का, तो उसको इमीडिएटली क्या ट्रीटमेंट देना है, फर्स्ट एड मेजर्स. ऐसे इमरजेंसी में आने वाले केसेस को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या क्या देने हैं वो सारे इस लिस्ट में इंक्लूडेड होते हैं. देन इट नीड्स टू बी पीरियोडिकली रिवाइज्ड, और पीरियोडिकली रिवाइज होना इसका जरूरी है. क्यों रिवाइज होना जरूरी है, क्योंकि न्यू ड्रग अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, न्यू ड्रग्स ऐड होती रहती हैं, है ना, नए नए सॉल्ट बनते रहते हैं. सो जो ये है पीरियोडिकली रिवाइज होनी चाहिए. देखो कोई मेडिसिन जैसे कोई पेन किलर है पहले से एग्जिस्ट कर रही है बट उसके साइड इफेक्ट्स ज्यादा है, और हमारी रिसर्च टीम जो है कुछ ऐसा सॉल्ट बना देती है जिसकी एक्टिविटी उसके इक्विवेलेंट ही है, उस पेन किलर के इक्विवेलेंट भी है बट उसके साइड इफेक्ट थोड़ा कम है, तो उस ड्रग को जो है ज्यादा सही माना जाएगा फॉर्मूलरी में ऐड करना, और जो पिछले वाली है जो साइड इफेक्ट कोज कर रही थी उसको डिलीट कर दिया जाता है उस लिस्ट में से. समझ लगी बात, किस तरह से डिलीशन होता है और एडिशन होता है न्यू ड्रग का इन द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी. देन drugs incorporated are those which are cheap but of proven efficacy. अब ये भी ध्यान में रखा जाता है कि जो ड्रग्स हम ऐड कर रहे हैं फॉर्मूलरी में वो पेशेंट्स आसानी से ले सके, अफोर्डेबल हो उसकी कॉस्ट, तो वो उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही वो ऐड की जाती है. मतलब वो थोड़ा चीप होनी चाहिए बट और प्रूवन एफिकेसी, उसकी एफिकेसी अच्छी होनी चाहिए, सेफ्टी मेजर्स भी उसके देखे जाते हैं, उसकी यूजफुलनेस भी देखी जाती है ना, और उसका टॉक्सिसिटी लेवल भी देखा जाता है कि वो ज्यादा टॉक्सिसिटी ना कोज करे इन केस पेशेंट कोई ओवरडोज ले ले. समझ लगी बात. जैसे देखो कुछ ड्रग्स होती हैं वो लिखी होती है 6 घंटे बाद रिपीट करनी है, बट कुछ लोग क्या करते हैं एक जो बीच में 6 घंटे पहले जो दवाई लेनी थी वो टाइम वो भूल जाते हैं, उसमें स्किप हो जाती है मेडिसिन लेना, वो भूल जाते हैं. फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं दोनों दवाइयां जो है ना इकट्ठी ले लूं, या 1 घंटे पहले मैं ये खा लेता हूँ, 1 घंटे बाद फिर दूसरी डोज खा लूंगा. इस तरह से इकट्ठी डोज लेने से उसको टॉक्सिसिटी इंड्यूस हो सकती है, तो वो भी ध्यान में रखा जाता है कि ड्रग की टॉक्सिसिटी भी ज्यादा ना हो. ड्रग्स आर लिस्टेड एज पर देयर जेनरिक नेम्स, जेनरिक नेम के अकॉर्डिंग ही उसकी लिस्ट बनाई जाती है. Then formulary is sponsored by the medical staff and have the approval of the hospital administration. This you know very well. हमने कल डिस्कस किया था कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को अप्रूवल कौन देता है, मेन जो चेयरपर्सन होता है अप्रूव, है ना, वही अप्रूव करेगा, और फिजिशियंस मिलके ये
स्पॉन्सर करते हैं फॉर्मुलरी। सो इट हैज टू बी वाइडली सर्कुलेटेड अमंगस्ट द मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ, है ना। इसको क्या है, मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ तक भी इस फॉर्मुलरी को आगे सर्कुलेट करना होता है विद प्रॉपर एजुकेशन टू दैट, है ना, प्रॉपर ट्रेनिंग टू दोज पर्सन्स बाय द ट्रेन्ड फार्मासिस्ट। जो चीफ फार्मासिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर फार्मासिस्ट जो होता है वो इस फॉर्मुलरी को सर्कुलेट करता है, और जो भी मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ है या अदर स्टाफ है उनको इसको कैसे अप्लाई करना है वो सारा एजुकेट करता है। देन इट परमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी with respect to newer or investigational drugs। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसमें कभी भी चेंजेस किए जा सकते हैं। जब भी कोई नई ड्रग आती है या इन्वेस्टिगेशनल ड्रग आती है ना, जिसका भी हमने पता लगाना है। इन्वेस्टिगेशनल ड्रग मतलब जो क्लिनिकल ट्रायल में है ड्रग, तो उसको भी अगर चाहे ये मेंबर्स जो हैं पीटीसी के इस फॉर्मुलरी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। समझ लगे बच्चों ये सारे पॉइंट्स? यस मैम। ओके, then the selection is made on the basis of its proven benefits while considering its toxicity, untoward effect and interactions। ठीक है, इन सबको ध्यान में रखते हुए, उसके बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए ड्रग सिलेक्शन किया जाता है जो लिस्ट में ऐड करनी है। इट ऑल्सो टेक्स इनटू कंसिडरेशन इट्स प्राइस, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से रिपीट हो रही है वही बात। देन विद द अवेलेबिलिटी ऑफ अ नंबर ऑफ ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिकेशन, अ सिस्टम had to be developed to ensure that the patient receives the best possible remedy at an affordable cost। ठीक है, अब देखो उनको इस लिस्ट में एक बीमारी के इलाज के लिए, मतलब एक ही तरह के इलाज के लिए कई सारी दवाइयां रख लेनी होती हैं, उस लिस्ट में डाल लेनी होती हैं ड्रग्स, ताकि जो भी लगे कि पेशेंट की अफोर्डेबल, जो भी उसकी जो जितना वो पे कर सकता है उसके अकॉर्डिंग वो उसमें ट्रीटमेंट में डाल देते हैं प्रेस्क्रिप्शन में डॉक्टर्स, according to their affordability। For this reason, a system was developed for the objective evaluation, then selection and use of medicinal agents by the medical faculty। So the formulary system is the method of providing such a program। So जहाँ पे कि पूरा पेशेंट का ध्यान रखा जाता है कि हर एक पेशेंट को ड्रग फैसिलिटी अवेल करवाई जा सके, तो एक प्रोग्राम जो है ये बनाया जाता है, एंड इसमें मेडिकल स्टाफ मिलके अपना रोल प्ले करते हैं। नीडलेस टू मेंशन दैट such a program will not serve any purpose unless it has the approval of the medical staff and properly functioning pharmacy therapeutic committee of the medical staff as mentioned elsewhere। The recommendations of the PTC are subject to ratification by the organization of the medical staff and the administrator, and the PTC assists in the framing of policies with respect to the evaluation of appraisal, selection, procurement, then storage, distribution and safe use of drug। अब PTC जो है उसकी जो assistance है in framing all those policies that are related to safe use of drug, distribution of drugs, storage of drugs, procurement of drugs। procurement आप अब समझते होंगे, कई बार मैंने बता चुकी हूँ। then selection of drugs, appraisal of drugs। तो इन सबको ध्यान में रखा जाता है। अब है गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स है जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं हाउ टू यूज दिस फॉर्मूलरी, वो भी पीटीसी डिजाइन करती है। तो
What are the guiding principles? The formulary system is sponsored by the medical staff upon the recommendation of the PTC. And PTC की recommendation पे ये आ गया formulary system, and the medical staff should follow the policies and adopt procedures developed by the PTC, and these serve as the guiding principle in the critical evaluation or appraisal, selection, procurement, storage, distribution, and on the safe and rational use of drug entities and drug product. ठीक है, पीटीसी की इंट्रोडक्शन से क्या है कि वो एक उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाउ टू यूज द ड्रग एंड ड्रग प्रोडक्ट विथ सेफ्टी, ताकि जो भी रैशनल यूज है ड्रग का वो हम अचीव कर पाए. एंड द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी शुड कंटेन all the above information and we made available for ready reference to the medical faculty. अब जब भी कोई पूछे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में, तो इसमें ये सारी टर्म्स आ जाएंगी कि ड्रग का इवेल्युएशन कैसे करना है. इवेल्युएशन और अप्रेजल का मतलब है कि ड्रग के वो साइड इफेक्ट कितने हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, है ना. मतलब उसके सारे जो मेन स्टैंडर्ड्स हैं उनका पता लगाना, वो इवेल्युएशन में आ जाता है. सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है इस फॉर्मूलरी से हमें मिलती है. तो ये सारा यही सब डिस्कस किया हुआ है गाइडिंग प्रिंसिपल्स में. जैसे ये देखो, लिस्टिंग ऑफ ड्रग्स इन द फॉर्मूलरी शुड बी बाय देयर नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स. किन नाम से होनी चाहिए फॉर्मूलरी में लिस्ट? जेनरिक नेम से, नॉन प्रोप्राइटरी नेम. इसको अंडरलाइन कर लेना. एंड द मेडिकल स्टाफ इज एडवाइज्ड to prescribe drugs by their non proprietary names. ठीक है, मेडिकल स्टाफ जो है हॉस्पिटल में उनको यही एडवाइस किया जाता है कि आपने जेनरिक नेम ही लिखने हैं, प्रेस्क्रिप्शन में कोई ब्रांड नेम नहीं लिखना है. The pharmacist will be responsible for selecting which drug to be dispensed on a physician's order. फिर उसके बाद जो जेनरिक नेम को पढ़ के, है ना, जो भी किसी कंपनी ने जो ब्रांड बनाया होगा, जो सस्ता वाला ब्रांड है जिसकी एफिकेसी अच्छी हो सकती है, तो पेशेंट जो जितना अफोर्ड कर सकता है उसके अकॉर्डिंग उसको वो मेडिसिन जो है डिस्पेंस कर दी जाती है. समझ लगी बात बच्चों? यस मैम. तो मतलब इसमें ये सभी चीजें डिस्कस की हुई हैं, इसको आपने पढ़ लेना है. नेक्स्ट इज टू डेवलप एन इफेक्टिव फॉर्मूलरी सिस्टम. अब हॉस्पिटल फॉर्मूलरी हॉस्पिटल में होनी चाहिए, ये तो हम पढ़ चुके हैं, और उसके क्या क्या फायदे हैं उसके होने के वो भी हम पढ़ चुके हैं. अब हमने एक इफेक्टिव फॉर्मूलरी सिस्टम डेवलप करना है हॉस्पिटल में. वो कैसे होगा? To develop an effective formulary system and to assist in rational drug therapy, the PTC has to consult available references on a drug. उसको ड्रग में जो जो रेफरेंसेस होते हैं अवेलेबल, उनको कंसल्ट करना पड़ता है. while several text officials or those written by eminent persons in the sphere are available. The important aspects pertaining to drug which need consideration are, क्या क्या देखना पड़ता है? The content of the preparation, कि जो भी preparation बनी हुई है उसका content आता है ना. जैसे आप कोई मेडिसिन लेने जाते हो, सिरप, मान लो आपने कफ सिरप लिया, तो उसके अंदर छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन डाला होता है ना, कंटेंट डाला होता है, प्रेपरेशन के बारे में सब कुछ लिखा होता है, उसके क्या क्या. मैम उसको लीफलेट कहते हैं मैम, है ना, लीफलेट. यस मैम. हाँ जी, वो अंदर डाला होता है उसके अंदर ना. यस मैम. एक पेपर सा. सो द कंटेंट ऑफ द प्रेपरेशन, इट्स अवेलेबिलिटी, है ना, उसमें सब कुछ लिखा होता है. ये सब चीजें लिखी होती हैं, ये जो यहाँ शो की हुई है ना इन्होंने. इट्स फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल, नेमली characteristics of absorption, distribution, metabolism and excretion, then dosage form and the adult, pediatric
neonatal and geriatric dose. neonatal and geriatric दोनों टर्म्स याद है, मैंने बताई थी. जेरियाट्रिक ओल्ड एज पीपल है ना, ओल्ड एज पीपल की डोज. न्यूनेटल क्या होते हैं? न्यूनेटल न्यूबॉर्न बेबीज, पेडियाट्रिक बच्चे, एडल्ट है ना. तो ये 4 कैटेगरीज बता दी हैं. उनकी डोज कैसे, डोज फॉर्म कैसे कैलकुलेट करनी है वो सब उसमें बताया होता है. देन ड्रग एंड ड्रग फूड इंटरैक्शन, साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स, सेफ्टी इन यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इफेक्ट्स ऑफ फेटस. मतलब इस सब प्रोडक्ट की अंदर जो भी ये सारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट एक डाला होता है, उस लिस्ट को अच्छे से वो पढ़ लेते हैं फार्मासिस्ट. The clinical pharmacist, using the references for the above details, encourage the medical staff to adopt those drugs for inclusion in the formulary which are most effective and safe. फिर इन सबको ये पूरा का पूरा जो लिटरेचर होता है, इसे हम क्या कहते हैं? लिटरेचर ऑफ ड्रग दैट इज गिवन विद इन द जो है एनवेल. कोई भी सिरप लेने जा रहे हैं हम, कोई भी टैबलेट का पूरा पाउच लेने जा रहे हैं, उसके अंदर है ना एक लिटरेचर लिस्ट डाली होती. दे आर टॉकिंग अबाउट दैट डिस्क्रिप्शन है ना, टू बी जिसकी एक फार्मासिस्ट को, क्लिनिकल फार्मासिस्ट को पूरे से नॉलेज होनी चाहिए. उसको वो पढ़ ले अच्छे से, ताकि वो डिसाइड कर सके कि कौन सी ब्रांड की जो मेडिसिन है वो ज्यादा सेफ एंड इफेक्टिव. ठीक है, और उसको हॉस्पिटल फॉर्मूलरी लिस्ट में ऐड करने के लिए वो अपना डिसीजन जो भी है वो दे सकता है. देन एसेंशियल मेडिसिन क्या होती हैं? बताओ बच्चों, कोई बता सकता है व्हाट आर एसेंशियल मेडिसिन? हाँ जी मैम 20 साल के मैम पहले तक देख सकते हैं मैम. हाँ जी, एसेंशियल मतलब जरूरी है ना, एसेंशियल मतलब जरूरी मेडिसिन. जब भी हॉस्पिटल में कोई वो पेशेंट आए तो वो फार्मासिस्ट के पास हर वक्त प्रेजेंट रहनी चाहिए. वो दवाइयाँ हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए. कुछ कैटेगरीज ड्रग्स की ऐसी होती हैं है ना, एसेंशियल मेडिसिन कहते हैं. दीज आर दोज दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन की हेल्थ केयर के लिए जो ज्यादा प्रायोर ड्रग होती हैं, प्रायोरिटी पे होती हैं ड्रग्स. आपको ना जब भी कभी क्वेश्चन आए ना, तो आपको ये भी आ सकता है कि प्रायोरिटी हेल्थ केयर ड्रग्स कौन सी होती हैं है ना, या फिर व्हाट आर एसेंशियल मेडिसिन, या आ सकता है व्हाट आर प्रायोरिटी हेल्थ केयर मेडिसिन. तो आपको पता होना चाहिए. They are selected with due regard to public health relevance, evidence on efficacy and safety and comparative cost effectiveness. अब ये जो ड्रग्स हैं, जो एसेंशियल मेडिसिन हैं लिस्ट में ऐड की जाती हैं, ये कैसे डिसाइड की जाती है? ये देखा जाता है कि पेशेंट के लिए वो कितना इफेक्टिव है, कितना वो सेफली जो है पेशेंट को अपना एक्शन शो कर रही हैं वो ड्रग्स है ना, और उनकी जो कॉस्ट है वो भी अप्रोचेबल है टू द पेशेंट. ओके, अकॉर्डिंगली that drugs are selected. Then essential medicines are intended to be available within the context of the functioning of the health system at all times in adequate amount. ठीक है, सारा मतलब हमेशा वो वहाँ पे पड़ी रहनी चाहिए. उनका अमाउंट एडिक्वेट होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो वो ज्यादा या कम हो जाए. इन appropriate doses form and with assured क्वालिटी एश्योर करनी है, उसकी डोज एश्योर करनी है, अप्रोप्रिएट वो डोज, एंड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, और उसकी इंफॉर्मेशन भी हो पेशेंट को, फार्मासिस्ट को, ताकि वो पेशेंट के साथ काउंसलिंग में वो सारी इंफॉर्मेशन उसको कन्वे कर सके. एंड एट अ प्राइस द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी कैन अफोर्ड.
है ना, अफोर्डेबल प्राइस पे वो ड्रग होनी चाहिए। देखो बार बार वही बातें रिपीट की हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, आप अपनी लैंग्वेज में अटेम्प्टेशन दे सको, इसलिए ये बातें एक ही बात यहाँ रिपीट हो रही है। देन द एसेंशियल मेडिसिन कंसेप्ट इज नाउ मोर देन 26 years old। जो ये एसेंशियल मेडिसिन कंसेप्ट है, दिस इज द कंसेप्ट फॉर हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सिस्टम, है ना। ये 26 कितनी मोर देन 26 years old है। एंड द फर्स्ट मीटिंग of the WHO expert committee on the selection of essential drugs was held in Geneva in October 1977। ये 77 की बात है। Next is the WHO World Health Organization India Essential Drugs Program was initiated in 1998। This is the history about the जो है एसेंशियल ड्रग्स, ओके, कैसे वो डेवलपमेंट में आई, लिस्ट में इंक्लूड हुई। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू इम्प्रूव रैशनल ड्रग यूज व्हिच मींस रैशनलाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द ड्रग सप्लाई चेन, दैट इज सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो एक स्कीम बनाई थी, जो एक पॉलिसी बनाई है पेशेंट केयर के लिए, वो फॉलो अप हो सके, तो उन ऑब्जेक्टिव के साथ इनको इंट्रोड्यूस किया गया एसेंशियल मेडिसिन। सो जिससे कि क्या हुआ, अब कह रहे जो ड्रग्स हैं इंक्लूडेड इन द एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट ऑफ द कंट्री और द स्टेट आर दोज कंसिडर्ड एडिक्वेट टू मीट द कॉमन कंटेम्पररी हेल्थ नीड्स ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। अब देखो ये जो ड्रग्स हैं ये एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो कंट्री की है और स्टेट की है उनमें भी ये इंक्लूडेड है। देन इट इज enjoined upon the administration to ensure easy availability of such drugs at each treatment center or hospital, and the drugs included in the list are of proven efficacy and safety and are available at an affordable price। all the things are same। So in this way आपने हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, पीटीसी, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। अब कौन स्टूडेंट है थोड़ा सा मुझे बता दो, आपने पीटीसी के बारे में क्या कुछ पढ़ा है? निखिल, सुरेंद्र, दुर्गेश है? यस मैम। हाँ, दुर्गेश कहाँ है? दुर्गेश, दुर्गेश, आर यू देयर? कौन कौन बच्चे हैं? हाँ जी दुर्गेश। यस मैम। मैम दुर्गेश का मैम। दुर्गेश कहाँ है? यस मैम। हाँ दुर्गेश, पढ़ो, पहला फंक्शन पढ़ो पीटीसी का। फंक्शन पढ़ो। हाँ जी। PTC has an advisory role in matters relating in rational and safe use in drug in a hospital। हाँ, पीटीसी हैज एन एडवाइजरी रोल। एडवाइज कर रही है ना पीटीसी, है ना। पीटीसी पूरा एडवाइज कर रही है इन ऑल मैटर्स, ठीक है, ऑल मैटर्स में जो कि रैशनल एंड सेफ यूज ऑफ ड्रग इन अ हॉस्पिटल उससे रिलेटेड है, कि कोई भी ड्रग जो है हॉस्पिटल में यूज हो रही है वो
सेफ है टू बी यूज्ड बाय द पेशेंट, है ना। तो जो जो एडवाइस देनी है, चाहे वो उसको उसकी ड्रग के यूज रिगार्डिंग है, चाहे वो उसके साइड इफेक्ट से रिगार्डिंग है ना, चाहे वो डोज रिगार्डिंग है, चाहे वो टाइम रिगार्डिंग है ना, वो सारी एडवाइस जो है वो पीटीसी प्रोवाइड करती है टू द मेडिकल स्टाफ। हाँ जी, ट्रेनी फार्मासिस्ट एंड ट्रेनिंग नर्सिंग स्टाफ एटसेट्रा, इन सबको। एंड सेकंड पॉइंट कौन पढ़ेगा? निखिल आप पढ़ो सेकंड पॉइंट। यस मैम, पढ़ रहे हैं मैम। हाँ जी, इट्स डेवलप आर formulary of drug for use in the hospital. The drug included in the formulary are of course subject to yes, constant revision. Subject on yes ma'am. Drug for the inclusion in the formulary selected yes, on the basis inclusion of in the their proven therapeutic value, safety and the cost। ठीक है। और पीटीसी का दूसरा फंक्शन क्या है? ये फॉर्मुलरी, ड्रग फॉर्मुलरी जो है उसको डेवलप करती है हॉस्पिटल में मैम यूज में, हॉस्पिटल में यूज भी होते हैं मैम। हाँ, उस फॉर्मुलरी को यूज किया जाता है। हाँ जी, सभी को इंफॉर्मेशन मिलती है उससे थेराप्यूटिक वैल्यू के बारे में, सेफ्टी के बारे में ड्रग की, और उसकी कॉस्ट के बारे में सब कुछ पता चलता है। तो ये भी इन अदर वर्ड्स ड्रग्स के सेफ यूज में हेल्पफुल है ड्रग फॉर्मुलरी। आगे थर्ड पॉइंट पढ़ो, सुरेंद्र पढ़ो थर्ड पॉइंट। मैम पढ़ रहे हैं। हाँ जी मैम, पीटीसी पार्टिसिपेट इन क्वालिटी एश्योरेंस activity related to distribution, administration and use of medication। हाँ, अब पीटीसी और काम क्या कर रही है? ये क्वालिटी, जो भी ड्रग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को एश्योर कर रही है, या फिर जो भी वो एक्टिविटीज जो भी हैं इन क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज लाइक रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूज ऑफ मेडिकेशन। मतलब ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेना कैसे है, एडमिनिस्टर कैसे करना है, और उसको यूज कैसे करना है, मेडिसिन के यूजेस क्या है, उन सब की क्वालिटी को एश्योर करती है पीटीसी। नेक्स्ट स्टूडेंट कौन है? शिव गोपाल? नहीं है शिव गोपाल। हम पढ़े? हाँ पढ़ो। PTC reviews and monitors adverse drug reaction and medication errors। हाँ, मैम इसमें पीटीसी बताता है करती है एंड मॉनिटर्स एडवर्स ADR एंड मेडिकेशन एरर जो भी है उनको भी रिव्यू करती है, टाइम टू टाइम पता लगाती है उनका। हाँ जी, नेक्स्ट रिव्यूज द सेफ्टी एफिकेसी प्रोफाइल ऑफ ड्रग। हाँ, ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी जो प्रोफाइल है उसको भी रिव्यू करती है। हाँ जी, prepares a list of drugs required to be available in the wards and emergency and also a list of charged and non-charged drugs। हाँ, अब ये उन ड्रग्स की भी लिस्ट बनाती हैं जो कि एसेंशियल ड्रग्स, यू कैन से एसेंशियल ड्रग्स, इजीली अफोर्डेबल ड्रग्स, उनकी लिस्ट बनाती है। नेक्स्ट, advise the pharmacy on cost effective drug distribution and control procedures। जो भी कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉस्ट इफेक्टिव समझ रहे हो ना, है ना, उसकी कॉस्ट वही डिसाइड करनी, और ड्रग की जो इफेक्टिवनेस है उसको भी देखना है और कॉस्ट को भी देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग ड्रग की डिस्पेंसिंग करनी है टू द पेशेंट, है ना। जैसे मैंने आपको बोला ना कि लिटरेचर पढ़ लेते हैं वो पहले से, फिर उनको लगता है जो भी पेशेंट आता है जो जितना अफोर्ड कर सकता है उसके अकॉर्डिंग उसको वो उस साल्ट की उस पर्टिकुलर ब्रांड की जो ड्रग है उसको अवेल करवा देते हैं। नेक्स्ट, establishes procedures for cost effective drug therapy। ये वही आ गया कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग थेरापी के जो प्रोसीजर हैं, क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं जिससे कि हम पेशेंट तक कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग थेरापी पहुंचा सकें,
उसको एस्टेब्लिश करती है ये पीटीसी। हाँ जी। Develops training programs for the staff on drug uses. हाँ, ड्रग यूज कैसे करना है उसके लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखती है ना। जैसे कोई सेमिनार हो गए, हॉस्पिटल में सेमिनार लगाए जाते हैं बाय ये फार्मेसी काउंसिल या फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, जिसमें सारा स्टाफ जो है उसको, पूरा हॉस्पिटल स्टाफ है जो ड्रग के साथ डील करता है, उनको उसकी यूटिलिटी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट, Participate in the developing of standard treatment guidelines. हाँ, और जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की जो गाइडलाइंस होती हैं, है ना, उनको डेवलप करती हैं। मतलब डेवलप करती है मतलब ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, क्योंकि वहाँ जो पीटीसी है खुद उसके जो मेंबर्स हैं वो एक फिजिशियंस की टीम है, फार्मासिस्ट की टीम है और मेडिकल स्टाफ है और कुछ अदर स्टाफ भी हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल एज वेल एज पैरामेडिकल स्टाफ है, इनका मिलके एक ही काम होता है कि स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बनाना। तो उनको बना के, मतलब बनाने में इनका रोल है। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज पार्टिसिपेशन। दे पार्टिसिपेट, मतलब all these persons, medical as well as paramedical staff involved in the development of standard treatment guidelines. वाइस ना हो तो वही तो ना। हाँ जी, वाइस ना हो तो बारिश हो रही है ना। क्या बोल रहे हो? सॉरी। So in this way we have completed the topic. Okay,